एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। तो इस ऑनलाइन मुहिम के अंतर्गत आज की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले प्रसाद जी की नाटक की एक पंक्ति बोलना चाहूंगा कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है, विचार कीजिएगा। अंत में एक और विचार के साथ हम समाप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। वाक्य रचना के आधार पर अभी तक हम पढ़ चुके हैं, उस पर थोड़ा सा दृष्टिपात कर देते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और वाक्य की परिभाषा संक्षिप्त रूप में और उद्देश्य और विधेय के बारे में हम जान चुके हैं। तो उद्देश्य और विधेय पे आज मैं चर्चा न करके सरल वाक्य से शुरू करता हूं दोहरान के रूप में। सरल वाक्य जिसमें एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं और विधेय एक ही होगा और वाक्य एक फ्लो में चलेगा और उसकी मुख्य क्रिया जो होती वो एक ही होगी और उस मुख्य क्रिया के अभाव में वह वाक्य पूर्ण अर्थ नहीं देगा, जैसा कि हमने पहले जांच लिया था, परख लिया था वाक्यों के उदाहरणों के द्वारा। फिर आते हैं हम संयुक्त वाक्य पर, जिसमें दो सरल वाक्य किसी न किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए रहते हैं, संयोजक से जुड़े हुए रहते हैं, जिसमें और, तथा, किंतु, परंतु, इसलिए, लेकिन, अतः आदि के हमने उदाहरण जाने। अब हम चलते हैं आज मिश्र वाक्य की तरफ, जो कि रचना के आधार पर वाक्य का तीसरा भेद माना जाता है। उस पर चर्चा करने से पहले मैं सामान्य रूप से आपको बताना चाहूंगा, जैसा मेरा अनुभव रहा है, कि इन वाक्यों को हम कैसे पहचानें। तो जो सरल वाक्य की हम बात कर रहे थे उसमें और, किंतु, लेकिन, परंतु, इसलिए, क्योंकि ये बिल्कुल लगे नहीं रहते। ये सरल वाक्य की पहचान है। और जो है कहीं न कहीं संज्ञाओं को जोड़ने के लिए वहां पर आ सकता है। जब हमने संयुक्त वाक्य की बात की तो उसमें और, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए आदि लगे रहते हैं। और जब हम मिश्र वाक्य की बात करते हैं, खास रूप से पहचान करने की जब मिश्र वाक्य की बात आती है, तो उसमें दो वाक्य होते हैं लेकिन वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। एक वाक्य प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा जो वाक्य होता है वह आश्रित उपवाक्य होता है। वह तभी अर्थ देता है जब प्रधान उपवाक्य उसमें मौजूद हो। तो इसकी पहचान ये है कि इसमें दो उपवाक्य जुड़े रहते हैं और कहीं न कहीं जो, सो, जब, तब, जैसे, तैसे, इसलिए, क्योंकि दोनों साथ में आएंगे, चूंकि, यद्यपि, तथापि, ये सारे साथ में आ सकते हैं या एक रूप में आ सकते हैं। और ये विशेष रूप से ये जो, सो, यदि, किंतु, परंतु एक साथ जब आते हैं, किंतु परंतु की मैं यदि बात करूं तो वो एक साथ आते हैं, कभी कभी आते हैं, लेकिन यदि, सो, ये जब आते हैं तो ये उपवाक्य के आगे जुड़े हुए रहते हैं और प्रधान उपवाक्य जो होता है वह स्वतंत्र रहता है। कभी कभी उसके आगे भी जुड़े रहेंगे, लेकिन जो लगेगा वो आश्रित उपवाक्य के आगे लगेगा और सो जो लगेगा वो प्रधान उपवाक्य के आगे लगेगा। ये मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको बताया। लीजिए, हो सकता है जो, सो में हम उलझ गए हैं, तो इस उलझाव से बाहर निकलते हैं और आज की शुरुआत करते हैं। आपका पुनः स्वागत है और ये मेरा चौथा वीडियो है। मैंने साझा भी किए हैं वीडियो, लोग पसंद कर रहे हैं, तो यह मैं मानता हूं उनका आशीर्वाद ही रहा होगा। बाकी ये प्रथम प्रयास है। आपके जो फीडबैक मुझे मिल रहा है, जो प्रतिपुष्टि मुझे मिल रही है, उससे मुझे जो पुनर्बलन मिल रहा है, उसके लिए हार्दिक आभार, सभी का शुक्रिया। तो शुरू करते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य जैसा कि आप इस बोर्ड पे देख पा रहे हैं, परिभाषा को मैं अच्छे से समझाऊंगा। जो लाल अक्षरों से लिखे हुए हैं उन पे आपका ध्यान ज्यादा रहना चाहिए और जो मैं समझा रहा हूं वो मैं मानता हूं कि प्रारंभिक जानकारी है जो कि 10वीं तक की परीक्षा में हमें काफी कुछ मदद दिलाएगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं जो बता रहा हूं वही सही है, लेकिन वो गलत नहीं है। जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक आश्रित उपवाक्य होता है वह मिश्र वाक्य होता है। ये प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य, इनके ऊपर में अलग चर्चा हम करेंगे। मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न
प्रत्येक भाग में पूछे जाते हैं। मैं आज बोर्ड के तीनों पेपर भी लाया हूं, उस पर भी अंत में चर्चा करूंगा, तो उससे हमें पता चलेगा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य जो होते हैं, ये कैसे इनको अलग किया जाता है, क्या इनकी पहचान होती है, इस पे आज मोटे मोटे तौर पे हम सीखेंगे। आज ये सीखेंगे कि मिश्र वाक्य क्या होता है। हमारा मकसद ये है कि मिश्र वाक्य को हम पहचान पाए। तो पुनः देखिए, जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक आश्रित उपवाक्य होता है, कहीं कहीं ये भी लिखा है कि एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ आप इतना ही ध्यान रखें क्योंकि ये प्रारंभिक शुरुआत है हमारी 10वीं तक का, हमें ध्यान रखना है, वह मिश्र वाक्य होता है। अब पहचान देखिए, प्रधान उपवाक्य के साथ जो अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं वो जैसे कि, यदि, जब, जो, यद्यपि, चूंकि, जिन्हें आदि से जुड़े रहते हैं, यह उनकी पहचान है। मैं ये नहीं कहता कि इनसे जुड़े, ये जिस वाक्य के आगे ये जो या फिर जैसे कि, यदि, जब, जो, यद्यपि, चूंकि लगे वही होंगे, लेकिन मेरा अनुभव है और जहां तक उनको अलग छांटने की बात है, ये उसके आगे मुख्य रूप से लगे हुए मिलेंगे। तो पुनः ध्यान दें, जैसे कि, यदि, जब, जो, यद्यपि, चूंकि, जिन्हें आदि से जुड़े रहते हैं। अब हम सीधे उदाहरण पे आते हैं, लेकिन परिभाषा का एक बार पुनः दोहरान करना जरूरी है। देखिए, सामान्य बात यह है कि हम भागते हैं, थोड़ा हो सकता है मैं गति जो है तीव्र हो सकती है, लेकिन जब एक ही बात को 2-3 बार हम जब दोहरा देंगे तो मैं ये मानता हूं कि हम आसानी से समझ पाएंगे। तो पुनः, जिस वाक्य में 2 उपवाक्य होते हैं लेकिन उसमें एक प्रधान होता है और एक आश्रित होता है, इस बात का हमें ख्याल रखना है। आज जब हम वाक्य के उदाहरण देखेंगे तो आप आसानी से समझ पाओगे कि मिश्र वाक्य होते कैसे, उनका रूप कैसा होता है, हम समझ पाएंगे। तो चलते हैं उदाहरणों से हम आसानी से समझ जाएंगे। वहां अभी तक जो मैंने पढ़ाया हो सकता है उसमें आपको लगा अरे ये क्या उपवाक्य, मतलब उदाहरणों से हम समझ पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। तो पहला उदाहरण देखते हैं। ये जो पहला उदाहरण है, इस पे स्टार लगा, मैंने इसलिए स्टार लगाया कि ये अभी इस वर्ष 2019-20 का जो एग्जाम हुआ था, जो परीक्षा हुई थी, उसमें 2020 की जो परीक्षा हुई थी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की, उसमें हिंदी पाठ्यक्रम अ में यह प्रश्न आया था। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। बस इतना ही ध्यान रखना है कि जिसमें ये तो आया हुआ है वह मिश्र वाक्य की पहचान है। दूसरा देखिए, जो व्यक्ति परिश्रम करता है सदा सफल होता है। एक वाक्य इसमें जो मुख्य क्रिया वाला है, जो मुख्य बात कही वो सफलता की कही जा रही है, और इस मुख्य के ऊपर ये एक जो आश्रित उपवाक्य है जो से शुरू हुआ है, जो व्यक्ति परिश्रम करता है, ये उसके ऊपर डिपेंड है, ये इसके ऊपर आश्रित है, इसलिए ये आश्रित उपवाक्य है। पुनः आगे देखते हैं। प्राचार्य जी ने बताया कि कल अवकाश रहेगा। कल अवकाश रहेगा, मुख्य बात प्राचार्य जी का बताना है। तो ये प्राचार्य जी जो बता रहे, माफी चाहता हूं, प्राचार्य जी जो बता रहे हैं वो मुख्य बात है, वो मुख्य क्रिया वाला भाग है, वो प्रधान उपवाक्य है कि कल अवकाश रहेगा। ये कि और ये आगे वाला जो भाग है ये आश्रित उपवाक्य है। तो इस प्रकार के जो भी वाक्य होते हैं वो मिश्र वाक्य में आते हैं। आगे देखते हैं। रोगी ने वही दवाएं खरीदी जिन्हें डॉक्टर ने लिखा था। रोगी ने वही दवाएं खरीदी, बात डॉक्टर की लिखी दवाएं रोगी ने खरीदी। सामान्य रूप से ये बात हो रही, तो मुख्य क्रिया खरीदना है, तो मुख्य क्रिया वाला जो भाग है वो प्रधान उपवाक्य का होगा। आगे के वीडियो में हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि प्रधान उपवाक्य क्या होता है, आश्रित उपवाक्य क्या होता है। कोई बिल्कुल, मैं मानता हूं कोई संदेह नहीं रहेगा। हम ट्रिक भी सीखेंगे और हम बिल्कुल सामान्य रूप से जो उसकी परिभाषा है उसके अनुसार भी, व्याकरण के नियमों के अनुसार भी थोड़ा सीखेंगे। बिल्कुल मैं मानता हूं कि बिल्कुल संदेह नहीं रहेगा। तो इसमें देखिए, रोगी ने वही दवाएं
खरीदी जिन्हें डॉक्टर ने लिखा था। तो जिन्हें डॉक्टर ने लिखा था, ये वाला जो भाग है, आप पिछली बार की तरह, ये पहले उदाहरणों की तरह की वाला जो भाग था, उसी तरह जिन्हें डॉक्टर ने लिखा था, ये आश्रित उपवाक्य है। अर्थात इस प्रकार का जो भी वाक्य होगा वह मिश्र वाक्य में आएगा। हमें केवल मिश्र वाक्य पहचानना सीखना है। आगे बढ़ते हैं। यदि वर्षा हो जाती तो अकाल नहीं पड़ता। यदि वर्षा हो जाती तो अकाल नहीं पड़ता। तो ये जो यदि वाला जो भाग है, जरूरी नहीं है कि पीछे ही आश्रित उपवाक्य लगाओ, आगे भी लग सकता है। यदि वर्षा हो जाती, तो ये वाला जो भाग है आश्रित उपवाक्य है, तो अकाल नहीं पड़ता, ये प्रधान उपवाक्य है। तो इस प्रकार का यदि और तो वाला जो वाक्य होगा वह मिश्र वाक्य में आएगा। आगे बढ़ते, अंतिम उदाहरण, स्टार लगा हुआ है, ये बोर्ड में इस बार प्रश्न आया था। देखिए, मिश्र वाक्य जो है 4 अंकों में से आपको 2 अंक 100%, मेरा भरोसा है, भरोसा कीजिए, विश्वास है, हमें यकीन है कि 2 अंक वो दिलाता ही है। बाकी जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला चले गए। यह प्रश्न पूछा था, इसको सरल वाक्य में बदलने के लिए कहा था, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आगे से पूछा जा सकता है कि किस प्रकार का वाक्य है। तो ये जब और तब वाले, जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला चले गए, ये जब और तब वाले, जैसे वैसे वाले, जो जिन्हें वाले, जैसे तैसे वाले, जो सो वाले, ये सारे वाक्य मिश्र वाक्यों में आते हैं। पुनः छोटा सा दोहरान करता हूं, फिर प्रश्नों पे चर्चा करेंगे जो बोर्ड में आए मिश्र वाक्य से संबंधित, तो उन पे चर्चा करेंगे। और सरल वाक्य से संबंधित जो आए हैं उनसे भी हम उन पर भी चर्चा करेंगे। ज्यादा मिश्र वाक्य पे चर्चा करेंगे, क्योंकि सरल पे करेंगे तो हम मिश्र वाक्य से भटक जाएंगे। तो आज का जो दोहरान हुआ, जो कंक्लूजन हुआ, जो निष्कर्ष हुआ, वह यह कहता है कि मिश्र वाक्य में 2 उपवाक्य जुड़े रहते हैं और एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, आश्रित होते हैं। और मुख्य रूप से जो उपवाक्य जो होता है, आश्रित उपवाक्य होता है, वो प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होता है। प्रधान उपवाक्य पर ही उस आश्रित उपवाक्य का अर्थ जो होता है, उसका जो अस्तित्व जो होता है, यानी उसका जो अर्थ है, वो प्रधान उपवाक्य पर टिका रहता है। इस वाक्य में मिश्र वाक्य जो, सो, यदि, तो, चूंकि, इसलिए, क्योंकि, इसलिए, इस प्रकार के जो वाक्य है, इसलिए मैं कह रहा हूं, ध्यान रखना, इसलिए संयुक्त वाक्य में भी आता है, लेकिन वो 2 वाक्यों को जोड़ता है। और यहां पर इसलिए किस प्रकार आ सकता है, मैं एक वाक्य बोल रहा हूं, क्योंकि वह मजबूर था इसलिए उसने यह काम किया। तो क्योंकि और इसलिए दोनों एक साथ आते हैं इस प्रकार के वाक्य में। क्योंकि अकेला भी आता है, वह घर गया क्योंकि उसे सामान लेना था, तो ये भी मिश्र वाक्य में ही आता है। तो मोटे मोटे तौर पे आप मिश्र वाक्य समझ गए होंगे। आज का मेरा मकसद था कि मिश्र वाक्य को हम पहचाने कैसे। अब मैं बात करता हूं, मेरे पास ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 3 नंबर सेट का इस वर्ष का प्रश्न पत्र है, और इसमें एक प्रश्न पूछा गया है, मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। तो रचना के आधार पर वाक्य का भेद लिखिए, हम समझ चुके हैं। तो वाले वाक्य जो है मिश्र वाक्य में आएंगे। एक और यही वाक्य पूछा गया, जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। यह भी मिश्र वाक्य का रूप है, इसे बदलने के लिए कहा गया है। तो बदलने वाला जो है, हम परिवर्तन जो है, वाक्य परिवर्तन, रचनांतरण जो है, हम बाद में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार देखिए कितना महत्वपूर्ण है। सेट नंबर 2 में प्रश्न है, इंडिया गेट के सामने जो जॉर्ज पंचम की लाट थी उसकी नाक गायब हो गई। तो ये जो वाला भाग, जो सो वाले भाग, इस प्रकार एक दूसरे पर डिपेंड आश्रित वाले जो उपवाक्य आते हैं, या प्रधान उपवाक्य जुड़े रहते हैं, या आश्रित उपवाक्य जुड़े रहते हैं, वह मिश्र वाक्य में होते हैं। और इसमें लिखा है आश्रित उपवाक्य और उसका भेद लिखिए। तो आश्रित उपवाक्य तो सीधा सा है,
जो जॉर्ज पंचम की लाट थी जो वाला वही है, और ये कौन सा भेद है इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। 3 प्रकार के भेद होते हैं। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए, तीनों सेट में ये प्रश्न था। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। बीज इकट्ठा हो तो सूरजमुखी की खेती की जाए, यह मिश्र वाक्य का रूप है। इस बार पूछा गया सरल में बदलिए। बीज के इकट्ठा होते ही सूरजमुखी की खेती की जाए, इस प्रकार बदला जा सकता है, लेकिन ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। पहला जो सेट था उसमें देखिए, मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर जो सदा ही सुनने को मिलता। बाल गोविंद भगत पाठ में से ये पंक्ति ली गई। आजकल काफी कुछ बदलाव आया है। बोर्ड के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें पुस्तकों के जो पाठ है, हमारे जो सिलेबस में है, जो पाठ्यवस्तु में शामिल पाठ है, उनसे पंक्तियां उठाई जाती है। ये पंक्ति, मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर जो सदा ही सुनने को मिलता, तो सरल वाक्य में बदल कर लिखिए। सरल वाक्य में हम बदल सकते हैं, बाद में इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन यह मिश्र वाक्य का रूप है। आगे हो सकता है पूछा जाए कि यह किस प्रकार का रूप है। कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। तो आप देख पा रहे हैं कि वाला जो वाक्य है वो मिश्र वाक्य में आएंगे, और की के आगे वाला जो भाग है वो आश्रित उपवाक्य है, जिसको अलग करके उसका भेद पूछा गया, जिस पे आगे हम चर्चा करेंगे। और एक वही प्रश्न है, मुड़कर देखा तो अवाक रह गए, तो वाला इसमें आता है। मोटे मोटे तौर पर आज हमने ये देखा कि मिश्र वाक्य जो है 2 उपवाक्यों से, एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य, इन पे हम बाद में चर्चा करेंगे, उनसे जुड़े रहते हैं। और प्रधान उपवाक्य के ऊपर आश्रित उपवाक्य जो है वो डिपेंड रहता है, उस पर आश्रित रहता है, इसलिए उसको आश्रित उपवाक्य कहते हैं। और ये दोनों मिलकर मिश्र वाक्य का निर्माण करते हैं। जैसे कि मैंने उदाहरण में बताया, आप उनसे समझे होंगे। और भी उदाहरण है, उन पे हम कभी चर्चा करेंगे। तो आज इतना ही। चलते चलते शुरुआत हुई थी प्रसाद जी की पंक्ति से कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है। तो अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, माफी चाहता हूं, अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहिए, अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। कमेंट्स में आप लिखिए नीचे जो अभ्युक्ति है, YouTube पे जब आप देखते हैं तो क्या मुझे सुधार करना है, कहां उच्चारण में समस्या आई, कहां पर मैं अटका, कहां पर मैंने गलत जानकारी दी, या फिर हो सकता है अधूरी जानकारी दी, या आपको समझ में नहीं आया, तो कमेंट्स लिखिएगा। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।